विनायक दामोदर सावरकर, जन्म 28 मई 1883, मृत्यु 26 फरवरी 1966, 3, भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राजनेता तथा विचारक थे। उनके समर्थक उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित करते हैं। 4. हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा, हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए एवं इसके लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। 5, 6. उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यावहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। हिंदू महासभा के वह प्रमुख चेहरे थे। विनायक सावरकर का जन्म महाराष्ट्र, उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नासिक के निकट भागुर गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम राधाबाई तथा पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके 2 भाई गणेश, बाबाराव व नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनाबाई थीं। जब वे केवल 9 वर्ष के थे तभी है अजय की महामारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद सन 1899 में प्लेग की महामारी में उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधारे। इसके बाद विनायक के बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का कार्य संभाला। दुख और कठिनाई की इस घड़ी में गणेश के व्यक्तित्व का विनायक पर गहरा प्रभाव पड़ा। विनायक ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही वे पढ़ाकू तो थे ही अपितु उन दिनों उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थीं। आर्थिक संकट के बावजूद बाबाराव ने विनायक की उच्च शिक्षा की इच्छा का समर्थन किया। इस अवधि में विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेलों का आयोजन किया। शीघ्र ही इन नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की ज्वाला जाग उठी। 10. सन 1901 में रामचंद्र त्रयंबक चिपलूणकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। उनके ससुर जी ने उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा का भार उठाया। 1902 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से BA किया। इनके पुत्र विश्वास सावरकर एवं पुत्री प्रभात चिपलूणकर थी। लंदन प्रवास। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे में भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए, जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस, लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वातंत्र्य का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। 11 जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई, परंतु इसके मुद्रण की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस पहुंचाई गईं। 11 इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। मई 1909 में इन्होंने लंदन से बार एटला वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। इस पुस्तक को सावरकर जी ने पीक वीक पेपर्स व स्काउट्स पेपर्स के नाम से भारत पहुंचाई थी। इंडिया हाउस की गतिविधियां। सावरकर ने लंदन के ग्रेज इन लॉ कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद इंडिया हाउस में रहना आरंभ कर दिया था। इंडिया हाउस उस समय राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। सावरकर ने
फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वो अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने इस बारे में भी गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों को किस तरह जड़ से उखाड़ा जा सकता है। लंदन और मार्सिले में गिरफ्तारी। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा द्वारा विलियम हटकर्जन वायली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 8 जुलाई 1910 को MS मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सीवर होल के रास्ते ये भाग निकले। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। 12 इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2 आजम कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली एवं अनोखी सजा थी। सावरकर के अनुसार, मातृभूमि, तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की। 11 आर्बिट्रेशन कोर्ट केस, परीक्षण और दंड। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाई। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदनलाल ढींगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर कर्जन की हत्या कर दी। ढींगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई। सावरकर ने ढींगरा को राजनीतिक और कानूनी सहयोग दिया, लेकिन बाद में अंग्रेज सरकार ने एक गुप्त और प्रतिबंधित परीक्षण कर ढींगरा को मौत की सजा सुना दी, जिससे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क गए। सावरकर ने ढींगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को और उग्र कर दिया था। सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौलें भारत भेजने के जुर्म में फंसा दिया, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सावरकर को आगे के अभियोग के लिए भारत ले जाने का विचार किया गया। जब सावरकर को भारत जाने की खबर पता चली तो सावरकर ने अपने मित्र को जहाज से फ्रांस के रुकते वक्त भाग जाने की योजना पत्र में लिखी। जहाज रुका और सावरकर खिड़की से निकलकर समुद्र के पानी में तैरते हुए भाग गए, लेकिन मित्र को आने में देर होने की वजह से उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर की गिरफ्तारी से फ्रेंच सरकार ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया। उनके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था। कैदियों को यहाँ नारियल छीलकर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। साथ ही इन्हें यहाँ कोल्हू में बैल की तरह जुतकर सरसों व नारियल आदि का तेल निकालना होता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे व बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर उनको कड़ी सजा व बेंत व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। 12 सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। दया याचिका। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। सावरकर जी जानते थे कि सालों जेल में रहने से बेहतर भूमिगत रह करके उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, जो कि अंडमान निकोबार की जेल से संभव नहीं था। कई लोगों द्वारा शुरू से ही उन्हें भारत रत्न की मांग की जा रही है,
किंतु राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं से भरे जवाहरलाल नेहरू और वामपंथियों ने मिलकर नेहरू से ऊंचे कद के सभी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उन्हें बदनाम करना शुरू किया। वामपंथियों के सामने एक बड़ा प्रश्न हिंदुत्व का भी था, क्योंकि वामपंथ का मार्ग बुद्धिज्म ही प्रशस्त कर सकता था और उन्होंने हिंदुवादी नेताओं और संगठनों के विरुद्ध भरपूर षड्यंत्र रचे। स्वतंत्रता के कुछ समय बाद गांधी की हत्या होने पर इनके हाथ चांदी लग गई और नेहरू और वामपंथी मंडली ने वीर सावरकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी बड़े नेताओं पर गांधी हत्या का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया और नई नई कथाओं के द्वारा नैरेटिव सेट किए जाने लगे। उनमें से एक यह माफीनामे, दया याचिका का भी नैरेटिव है। सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है, जेल में बंद वीर सावरकर जो कि दीवारों पर कोयले से कविताएं लिखते थे, तो जेल में बंद वीर सावरकर ने कागज पर टाइपराइटर से एक पत्र टाइप करके और पेन से हस्ताक्षर करके पत्र द्वारा माफीनामा कैसे भेज दिया। लेकिन वामपंथी और कांग्रेसी लॉबी ने यही कहकर उनका हमेशा दुष्प्रचार किया है कि अगली पंक्ति एक कांग्रेसी ने एडिट की है, वल्लभ भाई पटेल देशद्रोही गद्दारों के प्रति बहुत सख्त थे तथा वे अंग्रेजों से माफी मांगने की सलाह व नहीं किसी को गद्दारी करने के लिए प्रोत्साहित करते। यह एक गद्दार जिसने अंग्रेजों से पेंशन पाने के लिए अपनी नाक रगड़ी की महिमा मंडित करने का दुष्प्रचार है। इन्होंने ही देशद्रोही संगठनों को प्रतिबंधित किया। ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।